नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वॉयस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिफ्थ पार्ट की एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिसमें हम देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। इस संपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको ही जो कमी थी उसको दूर किया है, मतलब कि बोहर ने उसको फॉलो किया है। तो चलिए देखते हैं बोहर ने क्या बोला। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया, उसके बाद में रदरफोर्ड ने उनकी कुछ कमियां दूर की। फिर रदरफोर्ड की जो कमी थी उसको नील्स बोहर ने पूरा किया। रदरफोर्ड ने क्या बोला? नील्स बोहर ने तो रदरफोर्ड की जो कमी थी उसको पूरा किया। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति करता है। अब जो सर्कुलर मोशन होती है वो क्या होती है? एक्सीलरेट मोशन होती है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, त्वरित गति करता करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी उसकी क्या होती है, इमिट हो जाती है। तो वो एनर्जी इमिट करता करता नाभिक के अंदर जा गिरता है सर्पिलाकार गति करते हुए, और नाभिक में कोलैप्स हो जाता है। और एटम की ये स्थायित्व नील्स बोहर ने समझाया था कि नील्स बोहर ने बोला था कि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स सर्कुल में ही मोशन करेगा, फिक्स त्रिज्या आर के वर्ताकार कक्ष में ही, ये त्रिज्या आर के वर्ताकार कक्ष में ही गति करेगा। और इसकी जो एनर्जी होगी, इस कक्ष की एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि इस कक्ष की एनर्जी फिक्स है उसकी वैल्यू, और ऐसे हर एक कक्ष की एनर्जी फिक्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यहाँ पे हम रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल देख रहे हैं, जिसमें अंतर साफ दिखाई दे रहा है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के जो वर्ताकार गति की कुछ निश्चितता नहीं बताई थी, लेकिन बोहर ने बताया था कि इस कक्ष की एनर्जी फिक्स्ड होगी और वो कांस्टेंट होगी। हर एक कक्ष की एनर्जी कांस्टेंट होती है। मॉडल में बोहर के कुछ 4 पोस्टुलेट्स है, उनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो पहला उसका मुख्य बिंदु था, उसने ऑर्बिटल को डिफाइन किया था, यानी कि उन्होंने ऑर्बिटल की परिभाषा बताई थी। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ में घूमता है, इन वर्ताकार पथों को ऑर्बिट कहा जाता है। यानी कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियर इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी कि उन्होंने ऑर्बिटल का डेफिनेशन दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी एक्साइट हो जाता है। और जब एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो एनर्जी रिलीज करके वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है या अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो सेकंड स्टेट में उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और अगर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। इसके बाद में उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला? थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला कि जो उन दोनों स्टेट्स की जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो वही एनर्जी होगी जो उनको रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को अपनी मूल अवस्था से जब एक्साइटेड स्टेट में उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर में जाना होगा। तो जो
ऊर्जा उसको चाहिए होगी, वही ऊर्जा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो उन्होंने क्या बोला, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब दोनों की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है ना। तो यहाँ पे E2 क्या है, E2 हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और E1 हो जाएगी इसकी मूल अवस्था की एनर्जी। तो चलिए अब फोर्थ पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षकों में गति करेगा जिनका कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी कि बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। तो mvr किसके इक्वल बताया गया है, h/2 के इंटीजर मल्टीप्लाई के रूप में। इंटीजर मल्टीप्लाई यानी n जो होगा वो यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से होगा। इंटीजर मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं आएगा, 1.2.3 1.5 ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होंगे। और जो यहाँ पे h है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जो 6.623 × 10⁻³ किलो जूल जो होता है, जूल सेकेंड, वो है। ठीक है। अब v यहाँ पे है इसका वेलोसिटी, m जो है मास, और r जो है, r क्या होगा, ये कोई एटम है, ये है न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो जिस डिस्टेंस पर है वो क्या होगी, r। तो r क्या हो गई, रेडियस। इस समीकरण के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षकों में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार कुछ कक्षक निश्चित होते हैं, यानी कि इसने उन कक्षकों का निर्धारण कर दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर मोशन करेगा। तो मुख्य बिंदु 4 जो थे बोर के मॉडल के, पहला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमता है तथा इन वर्ताकार पथों को ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि उन्होंने ऑर्बिट को डिफाइन किया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था उसमें उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन का जो एक स्तर से दूसरे स्तर में जो मूवमेंट था उसके लिए जो एनर्जी थी वो कब एब्जॉर्ब करते हैं और कब रिलीज करते हैं, उसके बारे में बताया था। फिर तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोला था कि दोनों जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, दोनों जो एक अपनी मूल अवस्था से वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उन दोनों कक्षकों की जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वही एनर्जी होगी जो उसको रिक्वायर्ड होगी। यानी कि ये फर्स्ट जो कक्षा है उसकी मूल कक्षा की एनर्जी होगी और जो E2 है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी, और यहाँ पे ये E है वो क्या होगी, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी कि इसको हम h न्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E। तो न्यू जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा E/h हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से बोर की आवर्ती का नियम भी हम इसको कहते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के चारों ओर की जो गति थी वो कहाँ पे निश्चित होगी, उसको उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षकों में गति करेगा जिनका कोणीय संवेग क्या है, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में है। यानी कि पूर्ण गुणज कौन, n क्या होगा, 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और, ये कोई एटम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ये है नाभिक, तो इसके लिए हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे इसको, और इसके लिए n = 1। जो सेकंड ऑर्बिटल होगा उसके लिए n = 2, तीसरे ऑर्बिटल के लिए n = 3, और इनको हमने नाम भी दिया है, क्या है, K, L, M, और आगे की जो ऑर्बिटल होगी उसमें n, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित की गई है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², यानी कि इन ऑर्बिटल्स में जो मान लीजिए K जो है, K ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे K के लिए n का मान यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगर हम ये L के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमें n की जगह 2 रखना होगा, तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से M के लिए 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 2 18। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट था वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, उसमें कोणीय संवेग mvr = किसके इक्वल बताया गया है, h/2π के इंटीजर मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर की कुछ कमियां भी थी। बोर में क्या कमियां थी कि वो हाइड्रोजन में प्राप्त द्विक रेखाएं डबलेट को नहीं समझा सके, उसकी व्याख्या नहीं कर सके। पहला तो ये, दूसरा भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की भी वो व्याख्या नहीं कर सके। तीसरा था चुंबकीय क्षेत्र में जिसको विमान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को भी ये नहीं समझा सके थे। और एक और था, परमाणु के रासायनिक आबंध द्वारा अणु बनाने की जो क्षमता है उसकी भी व्याख्या ये नहीं करते हैं। तो ये बोर की कुछ कमियां थी, और ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब जब हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो देखेंगे समरफील्ड और उसके द्वारा जो बोर मॉडल का विस्तार दिया गया था, उसकी कमियां कुछ दूर की थी, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया।